जय जिनेन्द्र। कैसे हैं कमलेश आंटी? तबीयत वगैरह ठीक है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप डेली नहीं आ पा रहे क्या? हाँ, आप डेली नहीं आ पा रहे? कल नहीं हाँ, थे मैं ना? कल हॉस्पिटल के काम से गई थी, इसलिए कल एब्सेंट थी। बाकी रोज आ रही। हाँ, और फ्राइडे की क्लासेस चालू हो गई हमारी, इसलिए फ्राइडे को अब छुट्टी। एक महीना छुट्टी थी, बीच में पेपर्स चालू थे ना फ्राइडे के, तो अभी एक महीने बाद वापस चालू हो गए फ्राइडे के क्लास। आपको चाहिए तो बैठना बैठो, मैं नीचे रहता हूँ जब दूसरों से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बोलूं क्या मुग्धा आंटी तब तक? बोलो। दद्धठमला विशुद्ध बुद्धिये लब्ध सौवत्था त्युवण शिरसे हरया पश्यन्तु बडारया सौवे त्रिभुवन भवन पसरिया पच्चखवभूः किरण परिवेडो उय्यो वियणत्थवणो अरिहंत दिवायरो जयं तिरयण खगणिहाये लुत्तार्य मोहसेन्न चिरणि बहु आयर्य राउपसियौ परिवाल्य भव्य जीवलोमो अण्णाडन्दयारे अणोर पारे भमन्त भवियाणम् उच्चो वो जैकौ पश्यन्तु सयाउवच्छाया दुहतिवती सविणणीय तिवण भवियाण सुट्टरायेण परिठवियादम्मपवा सुवचलवाणपयाणेन सन्धार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाददुःशीलपरा साहु जयन्तु सव्वे शिव सुख संठिया मुनिकलिय भया जय उदर सेण नाहो जेण महाकम्म पयडि पाउड सेलो बोधि सिरेण उतरियो समाप्यो पुपयन्तस। साधु वो दूसरा है। नाद्वादनय षट् द्रव्य गुण पर्यायोर प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधका हरि कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन्हारी मांग वंदना शत बार वंदना शत बार।
काउन्नमोकारं वरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यौ वज्राय लोगमीयसौवसावणम् एषो परमेष्टिनं पंचणं विभावुनमुकारो संवत्सकीर्माणो पावत्सपणासनो होयि अरहंत भाष्यर्थम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान महो वही चिरतान पयाणि सुबारह कोडितयेन सुलक्षतिराशि ज्योति भरेण सहस्रठावन पंचमियाणि तया प्रणमामि जिणिंदवाणी द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदकों में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। उत्पाद अग्रणी विद्यानुवाद अष्टनाशी प्रवाद ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद आत्म प्रवाद तम प्रवाद सत्याख्यान विद्यानुवाद कल्याणवाद प्राणवाद क्रिया विचार बिंदुसार 14 पूर्व 29 95 करोड़ 50,05,000 पदकों में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। धवला टीका की पुस्तक 3 पर जिसका विषय है द्रव्य प्रमाणानुगम, उसका यहाँ पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इस पुस्तक का मंगलाचरण डॉक्टर किरण जी भाई साहब करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्यो इय छद्दवमणिंजि जयं पवाई नमि उनजिनं बणीमो दवनि ओकं गणीय सारम दवनि योकं गणीय सारम। ओम द्रव्य प्रमाणानुगम के जो विषय है उसके अंदर हमारा यहाँ पर काय मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। 14 मार्गणों में काय मार्गणा का नंबर 3रा है। सामान्य से काय मार्गणा के 6 काय मतलब 5 स्थावर काय भेद किए जाते हैं, लेकिन षटखंडागम में हमें दूसरी पुस्तक से विशेष रूप से देखने में आ रहा है कि मार्गणाओं के प्रभेद करने में सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे विशेषणों से भी मार्गणा के प्रभेद बताए जाते हैं। आचार्य की एक विशेष शैली हमारे ध्यान में आ चुकी है कि गति मार्गणा में मनुष्य और तिरंज गति के तो उन्होंने पर्याप्त और पर्याप्त विशेषण से भेद किए, लेकिन नरक में 7 प्रतियों को आधार बनाया और वहां पर कहां पर सम्यक दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं, कहां नहीं पाए जाते, इसको आधार बनाकर मार्गणा के प्रभेद बनाए। यही उनका क्राइटेरिया रहा देवों के प्रभेद बनाने में, क्योंकि जहां तक मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया, तो भवनत्रिक के साथ में सोधर्म ईशान की देवियों को भी साथ में लिया था। क्या कहा मैंने अशोका जी कि देव गति में जो मार्गणा के प्रभेद बनाए थे तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि देव हो चाहे देवांगना हो, जो भी उत्पन्न होते उनका ग्रुप बनाया था, तो भवनत्रिक के साथ में सोधर्म की देवांगना को भी साथ में ले लिया था। और फिर उन्होंने 12वें स्वर्ग तक का एक ग्रुप बनाया था। उसके बाद में 13, 14, 15, 16 ये तो 4 कल्प तथा 9 ग्रह का भी एक ग्रुप बना लिया था, क्योंकि वहां तक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं। और वहां भी हमने देखा था कि वहां पर ग्रुप बनाने का कारण यह था कि वहां पर मिथ्या दृष्टि तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की संख्या पल्ले के असंख्यात भाग है, ये मतलब वहां पर विशेषता थी। 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर का एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं और वे एक से भाव अवतारी हो सकते हैं। लेकिन 5वें जो सर्वार्थ सिद्धि के उनकी न तो आयु में जगन्य उत्कृष्ट का भेद होता है और वे केवल एक भाव अवतारी होते हैं, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को अलग लिया। सर्वार्थ सिद्धि का अलग भेद करने का ये धवला पुस्तक 3 की अपेक्षा कोई और भी विषय का कोई भेद दे सकता है तो क्या? हाँ है। वो क्या है? वह है कि वहां पर जीव संख्यात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संख्यात जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर द्रव्य प्रमाणानुगम की चर्चा चल रही है। ये विषय कहाँ से शुरू हुआ? सूत्र नंबर 87 से शुरू हुआ।
और सबसे पहले उन्होंने 26 प्रकार के जो स्थावर थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति को लेकर उन्होंने 26 प्रकार के मार्गणा के प्रभेद बताए थे। 4 में सामान्य लेते, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। उसके बाद में उन्होंने बादल के 5 के सामान्य और अपर्याप्त लिए, 4 में 10 जोड़ दिए, 14 हो गए। उसके बाद में सूक्ष्म जीवों के, चारों सूक्ष्म जीव को लिए उन्होंने, पृथ्वी जल अग्नि वायु, उनके सामान्य भी लिए, पर्याप्त भी लिए, अपर्याप्त भी लिए, और इस तरह से 12 में 14 जोड़े तो कमले जी कितने वेद हो गए थे? 26। ये बात हुई थी हमारी सूत्र नंबर 87 में। काय मांगना कहां से शुरू हुई है? सूत्र नंबर 87 से शुरू हुई है। वहां पर 26 प्रकार के प्रभेदों में उनकी संख्या बताई, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर क्या बताया? वहां पर सूत्र की व्याख्या के अंदर उन्होंने पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, इनकी परिभाषा के लक्षण बताए, सूक्ष्म और बादल के लक्षण, सूक्ष्म और बादल के लक्षण बताए, प्रत्येक और साधारण के लक्षण बताए, और उसके बाद में अग्निकाय जीवों की राशि निकालने का विधान बताया, जो कि शला का त्रैविष्टापन था। इसके बाद में अव्वार काल की प्ररूपणा आई, फिर बाद में अर्धच्छेद से भी राशि को निकालने की बात आई। इस प्रकार से यह विषय था सूत्र नंबर 87 का। 88, 89 और 90 इन 3 सूत्रों के अंदर जो 5 प्रकार के बादल पर्याप्त छोड़ दिए थे। कौन से छोड़े थे मुग्धा जी? 5 प्रकार के बादल, पृथ्वी काय, जल, अग्नि काय, वायु काय और बादल वनस्पति का। हाँ, प्रत्येक वनस्पति को 5 को छोड़ दिए, ठीक है ना? प्रत्येक वनस्पति को छोड़े थे, 5 लिए थे उन्होंने, 4 तो ही लिए थे और 5 उसमें 5, उन 5 को पर्याप्त को छोड़ दिया था। तो उसकी संख्या बताने के लिए आगे के सूत्र में उन्होंने बताया। लेकिन आगे के सूत्र में उन्होंने वायु काय और अग्नि काय को अलग निकाला और बाकी 3 को एक रखा, पृथ्वी को, जल को और प्रत्येक वनस्पति को। वहां उन्होंने सर्वप्रतिश अप्रतिश भी भेद कर दिए। उन्होंने बताया कि इनकी संख्या कितनी है, कितनी बताई थी? जगत प्रतर का असंख्यात भाग बताई थी। मतलब आवली के असंख्यात भाग रूप वर्ग से जगत प्रतर अप्रत होता है। आवली के असंख्यात भाग रूप वर्ग से जगत प्रतर अप्रत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत प्रतर का ही असंख्यातवां भाग किसकी संख्या है? 5 पर्याप्तों में से पांच पर्याप्तों में से ये अपना सूत्र नंबर था, देखिए लिखा है यहाँ पर। सूत्र नंबर 90 में आया था, बादल पृथ्वी का, बादल अपकाय, बादल वनस्पति का, प्रत्येक शरीर जीव किसके द्वारा? सुचुंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अप्रत होता है। सामान्य से कहेंगे जगत प्रतर का असंख्यात भाग, वह संख्या कितना है? सुचुंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप है। इसके मतलब उसके बाद में कौन सा आया? जो बादल तेज काय पड़ी थी, क्या विशेषता थी मुग्धा जी? इसमें क्या विशेषता थी? ये बहुत छोटी राशि है, ये असंख्यात आवलियों के वर्ग रूप में घनावली के अंदर अंदर है। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? बादल तेज काय, पर्याप्त। हाँ, अग्निकाय जो है पर्याप्त जीव है, उनकी संख्या बहुत छोटी है। और हाँ, ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ये आवली है, बोलो आवली मतलब पल्ले के नीचे नीचे तक आ गई। कितने तक आई? पल्ले के नीचे नीचे आ गई। क्या मतलब इसका निकाला था अपन ने कि सासादान गुणस्थान से भी कम इनकी संख्या है। 5वें गुणस्थान की संख्या है। सासादान गुणस्थान कौन सी गति में होता है उर्मिला जी? तिरंज गति में होता है और मनुष्य गति में, 2 ही गति में होता है। तो उन 2 गति में जो उनकी संख्या है उससे भी कम किसकी संख्या है मुग्धा जी? बादल तेज काय। हाँ, बादल तेज का ही पर्याप्त पर्याप्त बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो तो जगत प्रतर के असंख्यात भाग है। सामान्य करेंगे तो नहीं, सामान्य तो आपको पता है निकाल लिया था मैंने, लोक के असंख्यात भाग ले लिया था। सबने वहां लिया था, लोक के असंख्यात भाग था। पहला जो सूत्र था उसमें कितने बोलते? 26 बोलते, वो 26 बोल में आ गया था। लेकिन यहाँ पर जो बादल पर्याप्त का अलग किया तो अग्निकाय की संख्या कितनी बताई ममता जी?
हाँ, मतलब घनावली के ऊपर और हाँ घनावली के वर्ग रूप भीतर। है। घनावली के हाँ। अंदर, घनावली के भीतर। घनावली के अंदर है, ठीक है ना। आवली के संख्या से वहां के वर्ग रूप, लेकिन वो क्या है कि वो जो है घनावली के अंदर अंदर की संख्या है। ये बताई थी, किसकी बताई थी? नहीं, ये किसकी बताई थी? तेज की। बादर बादर तेज। पर्याप्त जीव। अब कौन सा रह गया अशोका जी? बादर पर्याप्त वायु का जी। किसका रह गया? बादर पर्याप्त वायु का जी। कितनी संख्या बताई थी मंजुला जी? जो कल मुग्धा जी ने असंख्यात। सबसे असंख्यात 3000। नहीं, कल जो कल सुबह जगत प्रतर प्रमाण। हाँ, कल मैंने दी सुबह। कल सुबह मधु जी ने मुग्धा जी से चर्चा कर रहे थे सुबह, क्योंकि आप लोग नहीं थे ना, तो उन्होंने बहुत चर्चा की। क्या चर्चा की थी मधु जी? कल मधु जी ग्वालियर ने और मुग्धा जी ने क्या चर्चा की थी? उससे ही संख्या निकली थी। क्या चर्चा की थी आप लोगों ने दोनों ने? गुणा जगत श्रेणी जगत प्रतर, और फिर जगत श्रेणी का गुणा करेंगे तो लोक आएगा। हाँ, तो हमने बादर पर्याप्त वायु का को याद किया, क्योंकि जगत जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करे तो लोक आता है, लेकिन जगत श्रेणी से गुणा नहीं करना, जगत श्रेणी से असंख्यात भाग से गुणा करना है। तो वो क्या है कि जगत प्रतर से तो बड़ी है और घन लोक से कम है। मतलब पर्याप्त बादु वायु काई जीव कितने हैं? तो बहुत ज्यादा है। कितने? घन लोक से कम और जगत प्रतर से अधिक। क्या बोला मधु जी? जगत प्रतर से बड़ी है और घनलोक से कम। उषा दोषी, किसकी बात चल रही है? अग्नि काय की जल काय की? वायु काय की। बादर वायु वायु- काय पर्याप्त की। बादर वायु काय की। की। बादर वायु काय की चल रही है कि बादर वायु काय पर्याप्त की चल रही है? पर्याप्त की चल बादर रही वायु है। का पर्याप्त की चल रही है। तो बहुत अंतर है। बादर वायु काय के लेंगे तो वो क्यों अपर्याप्त बहुत ज्यादा होते हैं, बादरों में अपर्याप्त बहुत ज्यादा होते हैं। तो बादरों में ये हमें संख्या का भाव वासन होना चाहिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। बादरों में पर्याप्त ज्यादा होते हैं कि अपर्याप्त ज्यादा होते हैं उषा दोषी? बादरों में हमको अपर्याप्त देखो, ज्यादा होते हैं, पर्याप्त अब पर्याप्त ज्यादा होते हैं। क्यों? हम बादर है और हमारे मनुष्य पर्याप्त ज्यादा है। एक बार याद रख, मैंने बताया था कि जब भी प्रश्न पूछा है कौन पर्याप्त और अपर्याप्त ज्यादा है, तो अपने को याद रखना कि अपन कौन है कि बादर है। मनुष्य क्या अपन बादर है, लेकिन मनुष्य में अपर्याप्त होते हैं, उनकी संख्या बहुत है और असंख्यात में। तो पर्याप्तों की संख्या बादरों में कम है और अपर्याप्त की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब दूसरा मैंने क्या बताया कि सूक्ष्म में क्या है कि ये जो अनुपात है ये उल्टा है। क्या मतलब हुआ मुग्धा जी? अपर्याप्त में कम है सूक्ष्म की और पर्याप्त में ज्यादा है। पर्याप्त में ज्यादा है। बराबर। अब इसके बाद में हमने अभी तक जो है 26 प्रकार के पहले भेद बताए, फिर 5 प्रकार के पर्याप्तों के ले लिए, बादर के 31 हो गए। अब इसके बाद में कौन रह गया था कि निगोद जीव रह गए थे। आचार्यों ने यहाँ पर निगोद के कितने भेद किए? जितने गुणस्थान है। गुणस्थान कितने हैं कि 14 है। तो निगोद के भेद कितने किए? 14 किए। कल उर्मिला जी ने हमको बताया भी था, नहीं कल उर्मिला जी ने बताया था, किसने बताया था? राजू जी ने बताया था। बताइए 14 भेद निगोद के कैसे किए? मार्गणा के प्रभेद 14 प्रभेद कैसे किए थे? वनस्पति का एक जीव, हाँ। एक सामान्य लिया, फिर वनस्पति का हाँ। एक बादर और सूक्ष्म हाँ। दो हुए। बादर हाँ। के पर्याप्त और अपर्याप्त और सूक्ष्म के पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 7 वेद हो गए। बहुत बढ़िया। 14 निगोद जीव सामान्य, फिर उसके 2 भेद हुए, बादर और सूक्ष्म। बादर के पर्याप्त और अपर्याप्त और सूक्ष्म के पर्याप्त और अपर्याप्त, 7 ये हो गए। इस तरह से 14 भेद हो गए। वनस्पति के। बोलिए उर्मिला जी, 14 भेद बताइए निगोद के। सबसे पहले बताना सामान्य वनस्पति के साथ और निगोद के साथ, इस प्रकार से 14 होते। पहले धीरे से बता दिए ना तो अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। 14 भेद बताने हैं तो कैसे हुए? 7 किसके? वनस्पति के, और 7 किसके? निगोद के। अब उनके भेद गिराना शुरू किया तो कैसे किया? सामान्य वनस्पति में पहले सूक्ष्म और उसके 2 भेद हुए, सूक्ष्म और बादर। फिर सूक्ष्म के
पर्याप्त अपर्याप्त और बादर के पर्याप्त अपर्याप्त, किस तरह से ये 7 भेद। हाँ, इसी मतलब तरह 3 से + 4 3 + 4 लेना है। सामान्य वनस्पति, उनके सूक्ष्म वनस्पति सूक्ष्म और बादर सूक्ष्म, मतलब उसमें भेद। उसके बाद में सूक्ष्म के वनस्पति के पर्याप्त अपर्याप्त, बादल के पर्याप्त रहते 4 और जोड़ दिए तो 7 भेद हो गए। इसी तरह से निगोद के कर ले। उषा दोषी कैसे करेंगे 7 भेद निगोद के? सामान्य निगोद, निगोद में सामान्य सूक्ष्म निगोद, लिया, फिर निगोद में बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म, ये तो हो गए 3। अब निगोद सूक्ष्म के 2 भेद करने, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त। बादल के और फिर बादर 2 के भी 2 पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ बोलिए आशा में। वनस्पति के ये जो निगोद के 14 भेद, 7 भेद तो हो गए वनस्पति के। सामान्य से वनस्पति के सामान्य भेद, फिर बादर भेद, वनस्पति का भेद, फिर सूक्ष्म वनस्पति, फिर उसके पर्याप्त और पर्याप्त, बादर के 2 होंगे अपर्याप्त और पर्याप्त, और सूक्ष्म के भी अपर्याप्त और पर्याप्त। इसी प्रकार से निगोद के करेंगे तो सामान्य निगोद, फिर उसमें निगोद, सूक्ष्म निगोद और बादल निगोद, फिर पर्याप्त निगोद और अपर्याप्त निगोद। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमलेश जी 14 भेद हो गए आपके, सही बताया आपने। कमलेश जी बताइए। सबको एक बार याद हो जाए ना, धीरे धीरे अपन बोलेंगे, बोलने से जो है पक्का हो जाता है। आप लोग लिखे भी और लिखे भी। बोलिए कमलेश जी। प्रयास, आपको तो स्थावर काय के पहले मत बोलने हैं। 5 प्रकार के स्थावर काय होते, बोलो। पृथ्वी, जल, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। हाँ, अब देखो जे वनस्पति जो होते हैं ना, उनकी राशि अनंत होती है। जे मतलब केवल अनंत राशि किसकी है? जीव अनंत है, ये तो सामान्य कथन हुआ। जीव अनंत है, वनस्पति अनंत है, कहना है। वनस्पति और सिद्ध भगवान 2 लोग अनंत है, मतलब ये है ना। इसलिए जंगल में मंगल होते हैं, क्योंकि दोनों की संख्या एक है। सिद्ध भगवान अनंत और वनस्पति अनंत, बाकी कोई राशि अनंत नहीं है। अब वनस्पति के 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक और साधारण, है ना। उसमें साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। उस निगोद के भी 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादल, और फिर उनके किए पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह से भेद करते हैं। ये कहते हैं मार्गणा के प्रभेद को बताना। अब ये राशियां अनंत है, तो उषा दोषी इसका अवार काल निकालेंगे कि विष्कंभ सूची निकालेंगे? क्या निकालेंगे? जो राशियां अनंत होती है उनका क्या निकालता है? पहले विष्कंभ सूची निकालते हैं, अनंत राशियों का। जो एक मिनट, नहीं मैं बताऊं। नहीं ये बताइए, राजुल जी। हाँ, ध्रुव राशि निकालेंगे। ध्रुव राशि निकालेंगे, है ना। विष्कंभ सूची सबसे पहले कहाँ निकालेंगे? इसलिए ध्रुव राशि नरक में, नरक में निकाली थी, है ना। नरक में, तो आप लोग, हाँ, तो विष्कंभ सूची को मत याद करो, आप लोगों को नरक नहीं जानना ना। तो विष्कंभ सूची जो है हमने सबसे पहले नरक में निकाली थी, है ना। और अवार काल भी वही निकाला था। अवार काल अपन ने पहले निकाल लिया था, शासनदार गुणस्थान के जब निकाला था। पन्नट्टी को 2038-32 से भाग दिया था ना, तब अवार काल की बात आ गई थी। अवार काल तो निकाला था अपन ने गुणस्थान ओक प्ररूपण में निकाला था। विष्कंभ सूची की बात आई थी हमारी, आई थी। और अवार काल की बड़ी बात आई थी ज्योतिषी देवों में कि पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल से भाग देते हैं, मतलब वहां पर बात आई थी। लेकिन सबसे पहले जो ध्रुव प्रमाणानुगम में जो बात आई थी, वो आई थी ध्रुव भागाहार की। वो कहाँ पर आई थी? पेज नंबर 41 पर आई थी। कहाँ पर आई थी? पेज नंबर 41 पर आई थी। 56/13 मिथ्यात्व में। हाँ, मिथ्यात्व में कि मिथ्यात्व गुणस्थान में? और निगोद में मिथ्यात्व सबसे पहले वही आई थी। मिथ्यात्व निगोद नहीं आई थी। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान की जब बात आई थी, वो कहाँ पर आई थी? पेज नंबर 41 पर। कल बताया था, किसने बताया था? कल पेज नंबर 41 पर है। मुग्धा जी ने बताया। मुग्धा जी ने बताया। तो मुग्धा जी को पढ़ना था, जिसने बताया उसे पढ़ना। आप लोगों ने पढ़ा था क्या? जी, समय नहीं मिला होगा। पढ़ा। चलो अच्छा, पढ़ा तो थोड़ा समझ में आया, है ना। वहां पर उन्होंने ध्रुव राशि निकालने का एक फार्मूला बताया। क्या बताया उन्होंने? फार्मूला बताया। देखो, सामान्य फार्मूला तो इतना ही है कि समस्त जीव राशि के वर्ग को, क्या बोलेंगे? समस्त जीव राशि के वर्ग को, हाँ, किससे भाग देना है?
उस राशि से भाग देने पर ध्रुव भागाहार आ जाता है। आता है। जैसे मंजुला जी समझ राशि कितनी थी? 16 थी, उसका वर्ग क्या समस्त कितना आ जीव गया? राशि तो 16 है, हाँ 16 का वर्ग किया तो 256 आया, और हाँ। उसमें मिथ्या दृष्टि राशि अपन ने 13 मानी थी, तो उसका भाग देने से 256 में 13 का भाग दिया तो ध्रुव भागाहार आया। ध्रुव भागाहार आया, ठीक है ना। इसको ध्रुव भागाहार सरल फार्मूले से निकालना हो तो ये पेज नंबर 41 पर एक बड़ा फार्मूला दिया विशेष एक रूप से। फार्मूला और था। हाँ, वो फार्मूला हिंदी में बोले तो अ प्लस ब का वर्ग, मतलब अ प्लस ब दोनों अवर्ग ब वर्ग नहीं उषा दोषी, अवर्ग ब होल वर्ग, वर्ग। हाँ होल वर्ग बोलना। देखो आप मंजुला जी बोलते हैं, होल वर्ग। आप फोन पर बात कर लो, अ प्लस ब का होल वर्ग बोलना है। अ प्लस ब का वर्ग अवर्ग ब वर्ग बोलेंगे गलत हो जाएगा। अ प्लस ब दोनों को साथ में लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है और बोलना। फिर बराबर क्या होगा मंजुला जी? अ वर्ग प्लस 2 प्लस ब वर्ग होगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारे मॉनिटर, गणित के मॉनिटर तो मंजुला जी हो गए। अ वर्ग अ प्लस ब का होल वर्ग, अ वर्ग प्लस 2 अब प्लस ब वर्ग। फिर से बोलिए, सूत्र बोलिए, सबको बताइए मंजुला जी, सबसे पूछूंगा मैं। अ धन ब होल वर्ग बराबर अ वर्ग प्लस 2 अब प्लस बी वर्ग प्लस ब वर्ग, ठीक है। बोलो आशा बहन, मंजुला जी ने जो फार्मूला बोला, आशा बहन का नाम लिया मैंने। अवर्ग, फिर अवर्ग का चलो फिर से सुनो, मंजुला जी फिर से बताओ, अवर्ग नहीं बोलना है, मंजुला जी का सुनो। अ धन बी, अ प्लस बी या अ प्लस ब बोलो और होल वर्ग ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के बाहर फिर 2 लिखो, तो वो अ प्लस ब होल वर्ग हो गया। हाँ। अब इसको खोलेंगे अपन तो अ वर्ग प्लस 2 अब प्लस ब वर्ग आएगा। हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? मधु जी बोलिए। अ प्लस आ वर्ग बटा भाव प्लस नहीं, फिर नहीं, आप गलत है, आप मंजुला जी को नहीं सुन रहे हैं। आप लोग सब लोगों ने मंजुला जी से बात की है, वहां पर शिविर में सोनागिरी में सब लोगों ने मंजुला से बात की है। अब उनकी बात भी तो सुनो। बोलो उषा दोषी है जो मंजुला अ प्लस ब स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर स्क्वायर प्लस फिर अ वर्ग प्लस 2 अब प्लस 2 वर्ग, तो ये भी तो प्लस ब वर्ग, आ प्लस का भी तो दिया है, आ प्लस आ वर्ग बटा बा, ये भी तो दिया है। वो तो बाद में जब अपन वो निकालेंगे राशि तब निकाल जब ध्रुव राशि निकालेंगे ना तब नीचे बा आएगा, वो बराबर लिखा है आ प्लस बा वर्ग बा। अब समझ में जो पहले, हाँ जो पहले बताया जा रहा वो याद करो, तब दूसरी स्टेप पर जाए। पहली स्टेप तो समझते नहीं, अपन ये कई बार निकाल चुके हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, मंजुला जी सही बता रहे हैं, और कोई भी उस शब्दों को नहीं पकड़ रहा। अ प्लस ब का होल वर्ग, ऐसे तो बोलता होल इंडिया, आमची मुंबई बोलने को तो आता है, लेकिन होल वर्ग कोई नहीं बोल रहा है। अ प्लस ब का होल वर्ग, फिर से बोली मंजुला जी, अ प्लस ब अ प्लस ब होल वर्ग, यानी दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो तो वो होल वर्ग हो गया, और उसके ऊपर फिर दो लिखो बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो वो होगा अ प्लस ब होल वर्ग। फिर इसको अपन खोलेंगे जैसे कि ना अ धन ब और अ धन ब, 2 ब्रैकेट अलग अलग कर दो इनका और आपस में गुणा करो, तो वो अ वर्ग प्लस 2ab प्लस ब वर्ग ऐसा आएगा। देखो कितना अच्छा है, आपको मॉनिटर बनाया जाता है गणित का। ठीक है राजुल जी, आप बताइए। अ प्लस ब और होल वर्ग 2, उसके ऊपर 2, दोबारा बताइए आगे मंजुला जी। नहीं एक मिनट, अभी राजुल जी बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ बोलो राजुल जी आप बोलिए। ए प्लस बे का होल स्क्वायर बटे बे, नहीं लिखा बनी है। ए प्लस बे ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर बटे बे इजिकल टू, उसका खोलेंगे जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बे स्क्वायर बटे बे। देखो जिसे याद करना है वही करना। अ प्लस ब का होल वर्ग, क्या लिखना? अ प्लस ब का होल वर्ग। फिर से बोल रहा हूं, अ प्लस ब का होल वर्ग, 3 बार में अ प्लस ब का होल वर्ग।
आप बोलिए कोई अ प्लस ब का होल ब वर्ग। का होल वर्ग का होल वर्ग। अ का नहीं, अ प्लस ब का ब होल का वर्ग। होल वर्ग अ प्लस ब का होल वर्ग इज इक्वल टू प्लस ब का होल वर्ग मैं बोलूं इक्वल टू मैं बोलूं इक्वल टू अ वर्ग, अ वर्ग प्लस दो अ ब प्लस प्लस ब वर्ग। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूं ये मैं नहीं बोल रहा, किसी को नहीं बोला। मुझे मैं बोलूं, आप बोले तो मैं बोलूं, मैं बोलूं। बोलो बोलो बोलो। आप बोलो। सब म्यूट हो जाइए, बाकी म्यूट हो जाइए। थोड़ा समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अ प्लस ब का होल वर्ग इक्वल टू अ वर्ग प्लस दो अ ब प्लस ब वर्ग। अब इसको नीचे ब से भाग देना है। क्या करना है? इसको ब से भाग देना है। तो जहां पर अपना लिखा था अ प्लस ब वर्ग का होल वर्ग, अ प्लस ब का होल वर्ग था, उसको बटा करके नीचे लिख देंगे ब, तो ब से भाग देंगे। मतलब हर संख्या के ऊपर ब लिखेंगे। तो कितनी जगह ब लिखेंगे? कितनी जगह? 4 जगह ब का भाग देंगे। पहले देंगे अ प्लस ब के होल वर्ग के नीचे ब का भाग देंगे, फिर अ वर्ग के नीचे ब का भाग देंगे, फिर 2 अ ब के नीचे ब का भाग देंगे, फिर ब वर्ग के नीचे ब का भाग देंगे। दिया आप लोगों ने? दिया। तो अ प्लस ब का जो होल वर्ग है उसके नीचे ब, वो तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऐसा कैसा रहेगा। आगे जब जाएंगे बराबर इक्वल टू अ वर्ग प्लस ब, वो भी ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन जहां पर 2 अ ब है उसके नीचे ब लिखा था, तो ब कट जाएगा और 2 अ रह जाएगा। अब आगे क्या बचा उषा दोषी? ब वर्ग डिवाइडेड बाई ब बचा। तो ब वर्ग का मतलब क्या? ब गुणा ब डिवाइडेड बाई ब, तो वो कट जाएगा, एक ब कट जाएगा और एक ब रह जाएगा। अब मुझे बताइए उषा दोषी क्या बचा? अ प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाई ब इक्वल टू अ वर्ग डिवाइडेड बाई ब प्लस 2 अ बराबर ब कट गया प्लस ब। प्लस ब 2 है तो 1 कटा है, एक तो ब 1 रह गया ना, ब का वर्ग था ना, यहाँ पर खाली ब रह जाएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने गलत तो नहीं बोला है? मैंने भाई वही बोला है। मैंने बोला है 2 अ प्लस ब रहेगा। अब 3 चीज रहेगी। हाँ बोलिए प्रीति जी, बोलिए क्या रहेगा? पूरा प्रीति बोलो। सेकंड लाइन देखो बोलिए, पहले, सेकंड लाइन। हाँ, अब रहेगा अ प्लस ब का होल वर्ग बटा ब, ये वैसा ही रह जाएगा। अ का वर्ग प्लस 2 अ में से 2 अ ब में से ब कटेगा तो 2 अ बचेगा, प्लस ब का स्क्वायर था तो एक ब कट जाएगा और एक ब रह जाएगा तो ब। हाँ बराबर है। बोलिए कौन बोलेगा? राजुल जी बोलिए क्या बचा? मैं बोलूंगी। जब मैंने राजुल जी का नाम लिया है तो राजुल जी का नाम आर से शुरू होता है, आपका नाम ए से शुरू होता है। हाँ राजुल जी। हाँ जी, बैग का भाग देंगे जब हाँ एक बैग कट जाएगा और एक इधर से बैग कट जाएगा। नहीं 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 नहीं। मंजुला जी बताइए कैसे बताएंगे? दूसरी स्टेप बताइए मंजुला जी। ब होल स्क्वायर अपॉन ब, हाँ कैसे रहेगा? इसमें कुछ भी, इसको हाँ। अपन ने खोला, अ वर्ग प्लस 2 अब प्लस ब वर्ग आया और उसके नीचे ब लिखा, तो अ वर्ग तो ऐसे ही रहेगा और 2 अब में से ब कट जाएगा तो 2 अ बचा, और ब वर्ग में से एक ब माइनस हो जाएगा तो एक ब बचा। तो यहाँ पर सबकी गलती ये हो रही है कि अ वर्ग के नीचे भी ब आएगा। अ वर्ग के नीचे ब आएगा, 2 अ ब के नीचे ब था तो ब कटने से 2 अ आएगा, और ब वर्ग का एक ब कटने से ब आएगा। तो उत्तर क्या आएगा? इक्वल टू के बाद में आएगा अ वर्ग बटा ब प्लस 2 अ प्लस ब आएगा। ये उत्तर आएगा। दूसरी लाइन में उत्तर क्या हो जाएगा? अ प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाय ब इक्वल टू
अ वर्ग डिवाइडेड बाय ब प्लस 2a प्लस ब। आ गया। अब जो 2a था, 2a जो बीच में बड़ा 2a था, उसको खोल देंगे, a प्लस a कर देंगे। 2a को बीच वाले को खोल दीजिए। तीसरे लाइन में क्या कर रहे हैं, 2a को खोल देंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाय ब इक्वल टू a वर्ग डिवाइडेड बाय ब प्लस a प्लस ब। बस इतना आ गया। ठीक है। अब क्या है, अ मतलब अच्छा और ब मतलब बुरा। बुरा कौन है, मिथ्या दृष्टि। ब मतलब बुरा, ब मतलब बुरा, अ मतलब अच्छा। अच्छा कौन है, जिसने भी आज तक समय दर्शन प्रकट कर लिया वो सब अच्छे हैं, चाहे भले गलती हो गई हो माफ करना, वो सासादान से लेकर सब अच्छे हैं। तो समझ में तो आया ही है, सुनो सुनो, ब कौन हुआ, बुरा हुआ, तो ब कौन हुआ, हाँ बोलो। अब इस एक बार और सुनाइए सर, समझ में नहीं आया। पहले मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, गणित का विषय है, बहुत सावधानी रखो। मैं एक एक चीज को 4-4 बार बोलूंगा। हमको 14 ध्रुव राशि निकालनी है, ठीक है ना। अनंतनाथ भगवान की भी जय बोलनी है हमको। अभी समझ लो, सुन लो, गणित का एक विषय हमने कई बार पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 41 का हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले, फिर से मैं बोलता हूँ, पूरा बोल लूं, फिर इसके बाद में आप बोलना। हम शुरू से फिर से बोलता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या लिखा, फार्मूला लिखा। सूत्र क्या था, अ प्लस ब का होल वर्ग इक्वल टू अ वर्ग प्लस 2ab प्लस ब वर्ग। ये तो था सूत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फार्मूला। अब हम अपना सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पूरे सूत्र की जितनी भी संख्या है सबको ब से भाग देंगे। तो क्या आएगा, लाइन नंबर 2 में अ प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाई ब इक्वल टू अ वर्ग डिवाइडेड बाई ब प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ब प्लस ब वर्ग डिवाइडेड बाई ब। अब अपने को काटना है जो जो संख्या है ना, तो अ प्लस पहले तो कुछ नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा, जहां पर बीच में 2ab प्लस ब लिखा, नीचे लिखा है, एक ब कट जाएगा तो बीच में 2a रह जाएगा, और आखिरी में जो ब वर्ग है उसके नीचे ब है, तो एक ब कट जाएगा और ब रह जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा तीसरी लाइन में, उत्तर क्या आएगा तीसरी लाइन में, अ प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाई ब इक्वल टू अ वर्ग डिवाइडेड बाई ब प्लस 2a प्लस ब। चौथी लाइन, जहां 2a लिखा था उसको खोला, अ प्लस अ, तो क्या हो गया, चौथी लाइन में क्या आएगा, अ प्लस ब का होल वर्ग डिवाइडेड बाई ब इक्वल टू अ वर्ग डिवाइडेड बाई ब प्लस अ प्लस ब। अब हमने कहा ब मतलब मिथ्या दृष्टि, बुरा, उसकी राशि मानी 13 और अ को माना अपन ने 3। अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे जो अपन ने सॉल्व किया है, तो आपको अब सॉल्व हो जाएगा। अ की वैल्यू कितनी है प्रीति जी, 3। ब की वैल्यू कितनी है, 13। तो अ प्लस ब की जगह लिखा 3 प्लस 13 का होल वर्ग किया, तो 16 का होल वर्ग आ गया। नीचे लिखा ब, तो ब हो गया 13, तो 16 का वर्ग डिवाइडेड बाई 13, तो ये अपना उत्तर आ गया 256/13। पहले ही आ गया, यहीं पर आ गया। अभी आगे का अपन करेंगे जो उन्होंने किया, उत्तर तो आ ही गया 256/13। इसी को मंजुला जी क्या बोला था, समस्त जीव राशि के वर्ग में, है ना, मिथ्या दृष्टि जीव राशि का भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का ध्रुव भागाहार आता है। ये फार्मूला यहाँ पर आ गया। ये जो 256/13 आया ना, ये जो बराबर के आगे जितनी संख्या है उनको हल करेंगे लिखकर, तो भी 256/13 आएगा। कैसे, वहां लिखा अ वर्ग डिवाइडेड बाय ब, तो अ की जगह लिखेंगे अपन 3 और नीचे लिखेंगे 13। 3 का वर्ग करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, और उसके नीचे आ जाएगा 13, तो 9/13 तो आ गया पहला। अब बचा था अब बचा था
तो वहां लिख देंगे अपन, आगे जगह कितना लिख देंगे, आगे जगह कितना लिख देंगे, 3, बहुत बढ़िया। और ब्रैकेट में आगे बढ़ा था अ प्लस ब, वो क्या हो गया, 16 हो गया। तो अ प्लस बी क्या, 16 राशि, 3 + 13 है तो 16 आ गया, 3 + 13 क्या हो गया, 16 हो गया। यहाँ 2 बार 3 है, एक क्या लिखेंगे अपन, तो ये यहाँ पर उत्तर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, ये अपन ने सॉल्व किया है, 3 + 9/13 + 16 जो आया था ना बाद में, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो भागाहार में क्या है, 13 है, मतलब उसका तो समछेद करना पड़ेगा। तो समछेद करने के लिए 3 को 13 से गुणा करना पड़ेगा और 13 को 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको ये पूरा का पूरा 256/13 आ जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों ने मंजुला जी से बात करके समछेद का विधान सीखना था, किस किसने सीख लिया और किस किसने नहीं सीखा। किस किसने फोन किया था मंजुला जी को? मंजुला जी, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है और आप तो सबको जय जिनेंद्र बोलते हैं रोज आकर। मैंने की है आज बात, हमने बात मैंने बात की है ना? अरे आप हम लोगों से बात मत करो, लेकिन आपस में तो बात करो, ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो आगे कुछ है नहीं, एक समछेद करना है। मैंने बताया था 1/2 + 3/5 जोड़ना है, तो नीचे 2 और 5 सब नहीं है, तो अपने को 2 में 5 का गुणा किया 10, और फिर इसको समछेद करना है, तो वहां पर जाएगा 5 और यहाँ पर जाएगा 2, 5 और 2 7। तो वो आपको समछेद करने का विधान जो है एक बार आपको पक्का करना है, तो अपन उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी क्या हो गया, 256/13 अपनी क्या आ गई है, ध्रुव राशि आ गई। किसकी आ गई? मिथ्यादृष्टि जीव राशि की ध्रुव राशि आ गई। अब आचार्यों ने हमें ज्यादा अंकों में नहीं उलझाना था, इसलिए अंक समदृष्टि सभी मिथ्यादृष्टि जीव राशियों की ध्रुव भागार की यही रखी। जो भी अनंत राशियां हैं सबकी ध्रुव राशि की अंक समदृष्टि 256/13 ही रखी। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ? लेकिन सब जगह 13 का प्रमाण अलग अलग हो जाएगा। जीव राशि तो नहीं बदलेगी, 16 है, तो 256 तो नहीं बढ़ेंगे, तो बदलेंगे 13 बदल जाएंगे। तो जो 13 पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि की राशि थी, वह गति मार्गण में तिरंज गति की जीव राशि हो गई। अंतर क्या हुआ कि पहले जब मिथ्या दृष्टि की 13 थी, उसमें मनुष्य गति के, देव गति के और नरक गति के मिथ्या दृष्टि भी मिले हुए थे। तो जब हमने ओग में कहा था मिथ्या दृष्टि की ध्रुव राशि है 13 है, तो चारों गति की मिथ्या दृष्टि आ गए थे। तिरंज की मिथ्या दृष्टि नरक में भी, मनुष्य में भी और देह में भी, चारों गति में मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। जब तिरंज गति की बात की तो उसमें क्या हुआ, मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि, नरक गति के मिथ्या दृष्टि और देव गति के मिथ्या दृष्टि निकल गए, और 13 किसमें लेना, केवल तिरंज गति के मिथ्या दृष्टि लेना, ये ध्यान रखना। जब इंद्रिय मार्गणा में बात किया तो क्या किया कि पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि भी निकल गए, 2 इंद्रिय मिथ्या दृष्टि भी निकल गए, 3 इंद्रिय मिथ्या दृष्टि निकल गए, 4 इंद्रिय भी निकल गए। केवल 1 इंद्रिय वाले जो तिरंज में होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही 13 की संख्या हो गई। अभी हमारी काय मार्गणा आ गई है। काय मार्गणा में जो 14 अनंत है, तो उसमें जो वनस्पति काय बोला तो वो 13 हो गई। वनस्पति काय 13 हो गए, तो बाकी 3 में क्या क्या आएगा? जैसे गुणस्थान में तो आता था, दूसरे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान प्लस सिद्ध भगवान, जिसको अपन बोलते थे सासादान आदि 13 गुणस्थान बढ़ती जीव राशि प्लस सिद्ध राशि। अब यहाँ पर ये संख्या 3 में ज्यादा आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी? हमको क्या निकालना है? केवल वनस्पति काय जीव निकालना है। जब वनस्पति काय जीव निकाला तो कौन बचा? पृथ्वी निकल गया, जल निकल गया, अग्नि निकल गया, वायु निकल गया, और वनस्पति का निगोद लेना है ना। हाँ, प्रत्येक वनस्पति। अगर अपन निगोद लेंगे तो प्रत्येक वनस्पति निकालेंगे, अगर वनस्पति काय रहेंगे तो अभी निगोद रहेगा। अंतर क्या रहेगा? जब अपन ने कहा वनस्पति काय, तो अभी हमने भेद नहीं किया कि प्रत्येक वनस्पति है या साधारण वनस्पति है। जब मैंने कहा वनस्पति काय, तो मैंने ये भेद नहीं किया
कि प्रत्येक वनस्पति है या यह साधारण वनस्पति है, तो वहां पर रहेगा। जब मैंने निगोद कहेंगे तब वहां पर प्रत्येक में निकल जाएगा। तो अभी मुग्धा जी क्या क्या निकला? पृथ्वी का, पृथ्वी, जल अपर, का, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति। चार निकल गए और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय 3 इंच निकल गए। इसके बाद क्या निकला? कौन सा निकला? नरक के मिथ्या दृष्टि निकले, मनुष्य के मिथ्या दृष्टि निकले और देव के मिथ्या दृष्टि। प्लस कौन बचे? इन सब जगह पर दूसरे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक के जीव प्लस सिद्ध भगवान, ये सब हो गए 3 में आ गए। एक इसमें आ गए, 3 में आ गए। और उनका फॉर्मूला क्या हो गया? 256/13। ये किसका हो गया? वनस्पति काय की ध्रुव राशि हो गई। वनस्पति काय ध्रुव राशि कितनी हो गई? 256/13। यहाँ पर उर्मिला जी क्या समझना है? 13 का क्या प्रमाण है आप बताएंगे? मिथ्या दृष्टि जीव राशि के 13 में और वनस्पति काय की 13 में क्या अंतर है? उर्मिला जी और राजू जी तैयार रहे और हाथ खड़ा करें। दो कोई पूछा भी नहीं, बाकी सबको हाथ नीचे और मुंह भी बंद अभी। हाँ बोलो राजुल जी, आराम से राजुल जी अनम्यूट कर लीजिए। ये मिथ्या दृष्टि और वनस्पति का दोनों ही अनंत राशियां हैं, इसलिए इनको हाँ, तो दोनों अनंत राशियां। तो दोनों अनंत राशि में कौन सी राशि बड़ी है? मिथ्या दृष्टि वाली बड़ी है कि वनस्पति काय वाली बड़ी है? मिथ्या दृष्टि वाली। मिथ्या दृष्टि वाली। बहुत उत्तर सही है आपका। मिथ्या दृष्टि वाली क्यों बड़ी है? वनस्पति काय वाली क्यों छोटी है? उर्मिला जी बता रहे। चलो उर्मिला जी याद कराइए। बोलो उर्मिला जी, क्यों वनस्पति काय क्यों छोटी है? क्योंकि उसमें ही वो भी ऐड हो गए ना। हाँ, वो कौन ऐड हो गए? लकड़ी, पंखा, मोबाइल, कौन ऐड हो गए उसमें? मिथ्या दृष्टि में ही जो मिथ्या दृष्टि है वो वनस्पति काय के जो मिथ्या दृष्टि है वो भी सारे ऐड हो गए, इसलिए वो ज्यादा बड़ी हो गई। नहीं अब तो। और आप बताइए, उषा जी बताइए। उषा जी क्या कहा? नार की मिथ्या दृष्टि, देव मिथ्या दृष्टि और मनुष्य मिथ्या दृष्टि, त्रियंश में 2 इंद्रिय मिथ्या दृष्टि, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। और पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि भी लेना, त्रियंश में पंचेंद्रिय भी लेना, त्रियंश में पंचेंद्रिय भी लेना, क्योंकि आपने अलग अलग। आपका उत्तर सही है, आपको बिल्कुल है। जो अशोक उषा जी ने राइट बोला है। मंजुला जी आप इसको बोल सकते हैं। हमने क्या प्रश्न पूछा है कि मिथ्या दृष्टि की राशि और वनस्पति काय की जो मिथ्या दृष्टि राशि है। हाँ, तो वनस्पति काय की राशि जो है मिथ्या दृष्टि राशि वो अनंत है, और पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, प्रत्येक वनस्पति चल गए। फिर तिरंच में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय निकल गए। बढ़िया है, बढ़िया एकदम। थोड़ा सा बताता हूँ मैं, आप बंद कर लीजिए। आपको घर पर डांट लगानी सबको कि आप क्या डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है ना? अब आप डांट लगा सकते हैं, आपकी उम्र हो गई, आप डांट लगाने के लायक हो गए। आपको नीरज भाई साहब बोल रहे हैं डांट लगा सकते हैं घर का, सबको लगा सकते हैं, आपके बात है ना? चलिए, अब आशा बहन आप बताइए, हमने क्या प्रश्न पूछा है कि वनस्पति काय जीव। अभी हम भेद नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक और साधारण का भेद नहीं कर रहे हैं। क्या मुग्धा जी? अपन भेद नहीं कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मुग्धा जी सबको समझा देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताइए, हमने क्या प्रश्न पूछा है कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि भी अनंत है, वनस्पति काय भी अनंत है। मिथ्या दृष्टि जीव राशि अनंत वाला बड़ा है और वनस्पति काय अनंत वाला छोटा है। हम उसका आपसे अंतर पूछ रहे हैं कि क्यों क्या अंतर है, क्यों बड़ी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि, क्यों बड़ी है? गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि है, पहला गुण स्थान, उसकी राशि काय मार्गणा के वनस्पति काय के अनंत राशि से क्यों बड़ी है? इसका उत्तर आपको बताना है। हाँ, वनस्पति कायिक से मिथ्या दृष्टि राशि की बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति कायिक एक ही आएगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि में चारों गति के जीव आएंगे। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच आदि, और फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये भी आएंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि की राशि बड़ी हो जाएगी, वनस्पति कायिक की जो अनंत है वो छोटी हो जाएगी।
बहुत बढ़िया, आपने उत्तर सही दिया, आपका ज्ञान भी सही है, लेकिन बोलने में ध्यान रखना 4 गति नहीं बोलना, 3 गति के मिथ्या दृष्टि बोलना, क्योंकि अपन 3 इंच की बात अलग कर रहे हैं, वो डबल हो रहा है, वो हमारे पंचेंद्रिय ना। तो आपने वो क्या लेना है कि जब अपन वनस्पति काय की राशि से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की राशि की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर 3 गति, नरक गति, देव गति और मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि के जीव भी है, तथा 3 इंच गति में एकेंद्रियों में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय, तथा विकल्प त्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये राशियां भी सब उसमें इंक्लूड है, जो कि वनस्पति काय में नहीं इंक्लूड है, इसलिए वनस्पति काय जीव राशि थोड़ी। अच्छा, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, इस सबको क्यों पूछा जा रहा है बार बार? ताकि याद हो जाए। याद मिथ्या दृष्टि जीव राशि और वनस्पति का जीव राशि, इन दोनों में अंतर। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि बड़ी है, वनस्पति का एक जीव राशि छोटी है, उसमें खाली वनस्पति का एक मिथ्या दृष्टि जीव ही आएंगे। और मिथ्या दृष्टि जीव राशि में नरक गति के जीव, देव गति के जीव और मनुष्य गति के सभी जीव, फिर मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि जीव, फिर तिरंज गति में से और देव गति के सम्यक दृष्टि नहीं, देव गति के भी मिथ्या दृष्टि, नरक के भी मिथ्या दृष्टि, फिर तिरंज गति के जो पृथ्वी, जल, अग्नि और नारकी के भी मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि, तीनों गति में अपन मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकाल रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि आएंगे। बहुत बढ़िया। तिरंज गति में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक जीव है वो, और विकल्प 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय तिर्यंच, तो सभी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इनकी राशि ज्यादा बड़ी है। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। एक समझ में हमको नहीं आ रहा है कि आपने प्रत्येक वनस्पति को क्यों छोड़ दिया? वनस्पति में आ गए ना। मधु जी, आप बीच में मत बोलो, मेरे क्लास लेने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब बीच में नहीं बोले। हम आज एक से बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक वनस्पति को क्यों छोड़ा? मालूम नहीं, क्योंकि अपन सामान्य वनस्पति की बात कर रहे हैं। जब निगोद की बात करेंगे कि वनस्पति के 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। अभी अपन सामान्य वनस्पति की बात कर रहे हैं, इसलिए भेद नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना। जब अपन निगोद के ध्रुव राशि निकालेंगे तब इसको प्रत्येक को निकाल देंगे। क्या बोला मैंने, क्या पूछा क्या था मैंने? मेरा प्रश्न क्या था? प्रत्येक वनस्पति को क्यों छोड़ा, इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया मिथ्या दृष्टि में? नहीं, क्यों छोड़ा नहीं, क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, मतलब अलग से क्यों नहीं उनको लिया? इसका कारण ये कि जो वनस्पति का एक जीव है उसमें दोनों ही आ गए, प्रत्येक और साधारण सामान्य में। चलिए, अब मधु जी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बताइए। मधु जी ग्वालियर, आप बताना चाहेंगे? नहीं तो कस्तूरी जी नंबर, हाँ बताइए। सामान्य में ये प्रत्येक और साधारण आ गए। बस उत्तर सही है आपका, बिल्कुल सही है। मतलब सामान्य में प्रत्येक भी आ गए और साधारण भी आ गए। मधु जी का उत्तर सही है। कस्तूरी जी बताइए। कस्तूरी जी कहाँ से आप? इंदौर, भोपाल, कहाँ से? मुझे याद नहीं रहता, बोलो। कस्तूरी सेठी, हाँ आप बताना चाहेंगे हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आप प्रश्न ही बता दीजिए। चलिए मुकेश जी भाई साहब, आप बताइए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चर्चा क्या चल रही है, स्वाध्याय क्या चल रहा है? जी, अपने चर्चा चल रही है कि मिथ्या दृष्टि जीव और वनस्पति का एक जीव में किनकी संख्या कम ज्यादा है? हाँ, कौन बड़ा है जी, है ना? मिथ्या दृष्टि राशि बड़ी है कि वनस्पति का जीव, तो कौन बड़ी है? मिथ्या दृष्टि जीव राशि, मिथ्या दृष्टि जीव राशि। अच्छा ठीक है। अब हमने जब ये निकाल दिया, सामान्य वनस्पति का जीव राशि निकाल दिया, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे? हमें निकालना कि बादर कितने हैं और सूक्ष्म की, क्योंकि अपन ने भेद जो किए थे ना 14, क्या कहते हैं? सामान्य वनस्पति, और उसमें कहते हैं उनके सूक्ष्म और बादर, यही दिखे थे ना। और फिर उन्होंने बादर के भी अपने पर्याप्त, अपर्याप्त और सूक्ष्म के अपर्याप्त किए थे। तो आचार्य क्या कहेंगे कि पहले जो सामान्य वनस्पति है उसमें से सूक्ष्म वनस्पति की और बादर वनस्पति की ध्रुव राशि अलग अलग निकालेंगे। अब जब मुझे सामान्य की जो ध्रुव राशि आ गई है और मुझे निकालनी है
बादल की और सूक्ष्म की, तो वो राशि बड़ी होगी कि छोटी होगी? ध्रुव भागाहार छोटा होगा कि बड़ा होगा? देखो मैं बताता हूं। जब जैसे अपन ने कहा इंडिया बराबर वनस्पति काय की राशि, अब मैं केवल जेनी की संख्या निकालूं क्या अजेनी की संख्या निकालूं? तो जेनी की केवल अकेले की निकालेंगे तो टोटल हिंदुस्तान की संख्या से जेन की संख्या ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। अरे अकेले अजेनी की भी संख्या कम होगी। अकेले अजेनी की संख्या कितनी कम होगी हिंदुस्तान की संख्या से? जितने जेनी है, जेनी की संख्या कितनी होगी कि जितने अजेनी है उनको टोटल जेनी में से हिंदुस्तान की संख्या से घटा दे तो जेनी की संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि ध्रुव भागाहार बड़ा होगा। ध्रुव भागाहार बड़ा होगा। बड़ा होगा तो मतलब 256/13 में कुछ और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि भागाहार जो है ना उस संख्या को भाग देना है, तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तब संख्या कम आएगी। हमने सामान्य के निकाल दी, वो तो सभी आ गया। अब हमें निकालना है सूक्ष्म कितने हैं और बादल कितने हैं। तो सूक्ष्म और बादल की संख्या सामान्य से कम होगी तो भागाहार क्या होगा? बड़ा होगा, तभी संख्या कम आएगी। अब दोनों में से किसका भागाहार बड़ा होगा, किसका कम होगा? कि भैया हमें पता है कि सूक्ष्म और बादल में से सूक्ष्म की संख्या ज्यादा है और बादलों की संख्या कम है। केवल अगर अपन भेद करें कि सब जीवों में कौन से भेद करें, सूक्ष्म और बादल करें, तो बादल कम है और सूक्ष्म ज्यादा है। मतलब सूक्ष्म का भागाहार ज्यादा होगा और बादल का भागाहार कम होगा। बराबर। अब 256/13 को कसौटी लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, गणित करने में कठिनाई होगी, तो हम लिख देंगे ध्रुव। ध लिख देंगे, ध। ध्रुव राशि को ध लिख देंगे, ध्रुव, ताकि बार बार हमको 256/13 नहीं बोलना पड़े, हम बोल देंगे ध्रुव होंगे। तो ये आपको आसान हो जाएगा प्रीति जी। अब अपने को कहीं भी गणित नहीं चलेगा, गणित को हम हटा देते हैं, हम ध्रुव बात कर देते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव राशि। क्योंकि हमें याद है, सबको याद है कि 256/13 ध्रुव राशि है। जब बाद में प्रियंका प्रोड्यूसर निकालना है तब अपन ध्रुव की जगह पर 256/13 लिख देंगे। तो अपनी ध्रुव राशि कितनी है उषा दोषी? ध्रुव। ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव। ध के नीचे उर्रा लगा के ध्रुव कर दिया, ध्रुव लग गया। अब अशोका जी, हमको सूक्ष्म का भागाहार बड़ा होगा, नहीं बादल का भागाहार बड़ा होगा कि बादल की संख्या कम है? बादल का भागाहार जो है छोटा होगा। तो नहीं उल्टा बोल गया, बड़ा होगा। का भागाहार छोटा होगा और बड़ा होगा क्योंकि बादल की संख्या कम है, सूक्ष्म की संख्या ज्यादा है तो भागाहार छोटा होगा। भागाहार संख्या ज्यादा आएगी ना, भागाहार छोटा से। अरे 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा और 36 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो भागाहार बड़ा हुआ तो संख्या कम हो गई। हमें संख्या बादलों की संख्या कम है तो बादलों का भागाहार जो है बड़ा होना चाहिए। बराबर, ठीक है मंजुला जी, ठीक है ना? ठीक है, तो अब अपन उसको मान लेते हैं। अब थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ मुग्धा जी, पढ़ना है आपको। हाँ, अब यहाँ पर ध्रुव राशि उत्पन्न की जाती है। सिर्फ बाकी सब बंद कर ले, मुग्धा जी खोल रहे हैं। कौन सा प्रश्न? कल जहां पर छोड़ा था अपन ने, पेज नंबर 359 है बुक का, पीडीएफ का पेज बता दीजिए आप लोग। हाँ, अब यहाँ ध्रुव राशि उत्पन्न की जाती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है: पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, त्रस कायिक और अकायिक इन जीव राशियों को तथा वनस्पतिकायिक जीव राशि के प्रमाण से भाजित उक्त राशियों के प्रमाण के वर्ग को सर्व जीव राशि में मिला देने पर वनस्पति कायिक ध्रुव राशि होती है। ये जो अपन ने फार्मूला लिखा था वही आता है। देखो क्या निकाला, वनस्पति कायिक ध्रुव राशि होती है, जो अपन ने निकाला था 256/13। वनस्पति कायिक की ध्रुव राशि कितनी निकाली? 256/13 निकाली थी। कैसे निकाली थी? यहाँ ध्रुव राशि को पृथ्वी काय,
अप का है, तेज का है, वायु का है और त्रस का है, जिसको हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बोल रहे थे। क्योंकि काय मार्गणा चल रही है तो आचार्य ने उसको यहाँ त्रस कायिक लिखा है। अपने को उत्तर अगर देना, काय मार्गणा से त्रस कायिक लिखा और अकायिक जीव को। तो त्रस कायिक में कहने से क्या हो गया, नारकी भी त्रस होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी त्रस होते हैं, वो जो सभी जीव आगे सब आ गए। और अकायिक में सिद्ध भगवान आ गए। इनको अपन ने माना था, पूरा माना था, 3 माना था इन जीव राशियों को, मतलब 3 को, तथा वनस्पति की जीव राशि की प्रमाण से भाजित उक्त राशि के वर्ग को, मतलब 9/13 जो अपन निकाला था, 3 + 9/13 + 16 जो अपन ने सॉल्व करके निकाला था, अ + ब वर्ग का ब से भाग देकर जो निकाला था, ये वही आ गया। तो वनस्पति का ध्रुव राशि होती है। आप फार्मूला में ये रखेंगे, वही आ गया। ये सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय, वायु काय, त्रस काय और अकाय, इनको अपन ने माना है 3। और जीव राशि को, इन जीव राशि को मतलब 3 को 3 प्लस तथा क्या, वनस्पति की जीव राशि के प्रमाण 13 से, 3 को 13 से भाग करना, 3 उक्त राशि के प्रमाण से वर्ग को, मतलब 3 के वर्ग को 13 से भाग देना। तो 3 का वर्ग है 9 + 13, तो 9/13 उसको 3 में मिला देना। तो अभी यहां तक आया 3 + 9/13 वर्ग को सर्व जीव राशि में मतलब 16 में मिला देना। तो वनस्पति का जीव राशि आती है। आप चेक कर लो, यही अपना उत्तर था। 3 + 9/13 + 16 = 256/13 ये वनस्पति का ध्रुव राशि होती है। इसको अपन ने मान लिया ध्रुव। आगे पढ़िए। वनस्पति का, हाँ, वनस्पति का एक जीव राशि को छोड़कर शेष राशि के द्वारा सर्व जीव राशि को भाजित करके जो लब्ध आवे, उसमें से एक कम करके जो शेष रहे, उससे सर्व जीव राशि को भाजित करके जो लब्ध आवे, उसे उसी सर्व जीव राशि में मिला देने पर वनस्पति का एक जीव राशि की ध्रुव राशि होती है। ये आप नहीं, हाँ, जैसे वो अशोका जी बोलते हैं ना, ऐसे अगर बोलेंगे वनस्पति की जीव राशि को छोड़कर, मतलब 13 को छोड़कर शेष राशि के द्वारा यानी 3 से सर्व जीव राशि को भाजित करने पर यानी 16/3 जो लब्ध आवे, उसमें 1 कम करके उसमें से 1 घटाना तो आएगा। तो 16/3 - 1, तो मंजुला जी सॉल्व करेंगे और उत्तर आ जाएगा 13, उत्तर आ जाएगा। उसको सर्व जीव राशि से भाजित करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 16/13 आ जाएगा। उसको 16 से भाग करेंगे तो ये अपना 13/16 / 16 कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा मंजुला जी। उससे सर्व जीव राशि को भाजित करना, सर्व जीव राशि किसको करना है, 16 को भाजित करना है, ठीक है ना। / 16/3 आएगा, 13 आएगा, 13 नहीं समझ में आया। अभी मैं बताता हूँ, बताऊंगी सर। देखो ये 1 मिनट में मैं भी बता दूं और फिर आप भी बता देना। ये लिखा है जीव राशि को शेष राशि से समझकर 16/3 - 1 = 13/3 आया, ठीक है ना। देखो आप पढ़ो इसको, 16/3 - 1 1 कम करके, देखो फिर देखो, जीव राशि को छोड़कर शेष राशि के द्वारा सर्व जीव राशि को भाग देने पर, ठीक है ना। तो वनस्पति का जीव की राशि को छोड़ा तो कितना आया, 3 आया। 3 को किसे, 16 को 3 से भाग दिया, फिर 1 से कम किया। अब वनस्पति की जीव राशि को छोड़कर, है ना, तो कितना आया, 3। वनस्पति की जीव को 16 से निकाला तो कितना आया, 3 आया। हाँ 3 आया। ये आप लोग डिस्टर्ब आता है ना। 3 - 1 अभी जो पढ़ा है, जीव राशि को, वनस्पति का जीव राशि अपन ने 13 मानी थी, उसको छोड़ा 16 में से, है ना, तो कितना आया, छोड़कर कितना बचा, 3 बचा।
उसको किससे भाग देना, सर्व जीव राशि में भाजित करना है। तो 16 सर्व जीव राशि 16 है, 16 को 3 का भाग दिया और फिर क्या करना, उसमें से 1 कम करना, 16/3 - 1, तो उत्तर कितना आएगा, 13/3 आएगा। कितना आएगा, 13/3 आएगा। फिर से पढ़ो, वनस्पति काय जीव राशि को छोड़कर शेष राशि के द्वारा शेष राशि बची 3 किसको भाजित करना, जीव राशि को भाग देना है। 16 को 3 से भाग दिया, फिर क्या किया, जो लब्ध आए उसको 16/3 आया, उसमें से 1 कम किया, तो जो शेष आए, शेष क्या आया, 13/3 आया, उसको किसको भाग देना, सर्वजीव राशि से भाजित करना। दूसरी लाइन में देखो, 16 सर्वजीव राशि थे, उसको 13/3 से भाग दिया, भाजित करके जो लब्ध आवे उसे सर्वजीव राशि में मिला देने पर उसको 16 में मिला दिया, तो 16 + 3 ये उत्तर आ गया। ये पूरा आपका बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर 256/13 आ गया। ये भागाकार का भागाकार ऊपर चला गया, 16 × 3 हो गया, 13 आ गया, प्लस 16 आ गया। तो यहां पर इस करके समझ में आ गया। अच्छा, क्या करना है, सर्वजीव राशि है 16, वनस्पति की जीव राशि है 13 और बाकी राशि कितनी है, 3 है। बस इसको वहां पर जैसे उस दिन अशोका जी ने एक एक जगह एक एक संख्या लिखी थी, एक एक संख्या को लिखना है और हल करते जाना है, आपको उत्तर 256/13 आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आपको 3 ही चीज याद रखनी है, सर्वजीव राशि 16 है, वनस्पति का जीव राशि 13 है और बाकी 3 है। आचार्य ने जो लिखा है उस जगह पर, जैसे अपन ने इंद्रिय मार्गणा में 256, 240 जैसे विकल्प किए थे ना अशोका जी, आप है ना, ऐसे ही विकल्प करेंगे तो आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिले तो अपने को पता है कि सर्वजीव राशि के वर्ग में ध्रुव भाग, उसका भाग देने पर ध्रुव राशि आती है। चलिए आगे पढ़िए। इन ध्रुव राशि से सर्व जीव राशि के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर वनस्पति कायिक जीव राशि आती है। हाँ, ये कब बताएगा, ये मंजुला जी बताएंगे। 256/13 को समस्त जीव राशि के वर्ग 256 में भाग देने पर 13 आता है। कितनी बार अपन बोल चुके हैं, वो वर्ग है तो उसका भाग देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, 256 हो जाएगा 16 का वर्ग, तो 256 चला जाएगा, तो 256 से 256 कट जाएगा और 13 बचेगा। 13 बचेगा। ये वहां लिखा है, क्या लिखा, समस्त जीव राशि के वर्ग को मतलब 16 × 16 को ध्रुव राशि 256/13 से भाग देने पर मिथ्यादृष्टि जीव राशि आती है। वनस्पति कायिक। आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, यह उक्त कथन का तात्पर्य इस ध्रुव राशि से मैं पढ़ूं, बोलो। हाँ बोलो, बोलिए। इस ध्रुव राशि से सर्व जीव राशि के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर वनस्पति कायिक जीव राशि आती है। आपको नहीं, अच्छा बहन, अपन ने जैसे इस ध्रुव राशि यानी 256/13 से सर्वजीव राशि के उपरिम वर्ग मतलब 16 × 16 से, मतलब ऐसा बोलते आएंगे ना, तो 16 × 16 जीव राशि का उपरिम, जीव राशि 16 है, उसका उपरिम वर्ग में 16 × 16 वर्ग को भाग देने पर वनस्पति का जीव राशि 13 आती है। इस तरह पर बोलेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। चलो आगे पढ़ो। वनस्पति कायिक ध्रुव राशि को असंख्यात लोक प्रमाण से खंडित करके जो एक खंड लब्ध आवे उसे उसी वनस्पति कायिक ध्रुव राशि में मिला देने पर सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव राशि की ध्रुव राशि आती है। तो वनस्पति, अब क्या कहते हैं, अब आचार्य जो है ना सूक्ष्म वनस्पति कायिक की ध्रुव राशि बना रहे हैं, तो ये जो है सामान्य ध्रुव राशि से बड़ी होगी। सामान्य ध्रुव राशि कितनी, 256/13 है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि मान लो तुम्हारी वनस्पति काय की ध्रुव राशि 100 है,
क्या है, इसको 100 है, मान दो 100 है, उसको असंख्यात लोग से खंडित कर दो। असंख्यात लोग से मान लो आप समझ लो 20 से खंडित कर दो। 20 से खंडित किया तो क्या आएगा, 5 आएगा, और उस 5 को 100 में मिला दो तो 105 जो है आपकी सूक्ष्म की ध्रुव राशि हो जाएगी। यहाँ सिर्फ बटा में बोला है, और बटा जब तक आप मंजुला जी से नहीं करेंगे तब तक आपका बटा 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 चलता रहेगा। और आपको बटा नहीं करना है, सटा करना है, तो सीधी सी बात यह है कि 100 है, 100 में 20 असंख्यात लोग 20 है, 20 का भाग दिया तो 5 आया, 100 में 5 आया, तो ध्रुव भागार वनस्पति इकाई का 100 है, तो सूक्ष्म का 105 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सूक्ष्म का 105 है तो बादल का कितना होगा, 140 होगा, क्योंकि बादल का जो है संख्या कम है, तो वो बताएंगे कितना होगा, बादल का ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा होगा तभी तो संख्या कम आएगी और सूक्ष्म की संख्या ज्यादा आएगी। हमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें समछेद करने का विधान नहीं आता। क्या नहीं आता है, 1/2 + 3/5 कितना होता है। अगर जब तक आप लोग इसको नहीं पक्का करेंगे तो आपको ये संख्या माननी पड़ेगी। जरूरी नहीं सीखना, अगर जिसको सीखना है तो ये नहीं सीखना तो क्या है, हर जगह आप मान के चलो कि ध्रुव राशि 100 है, असंख्यात लोग का प्रमाण 20 है, 100 को 20 से भाग दिया तो 5 आया, 100 में 5 मिलाया तो 105 सूक्ष्म जीव राशि हो गई। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। वनस्पति का एक ध्रुव राशि को असंख्यात लोक प्रमाण से खंडित करके जो एक खंड लब्ध आवे उसे उसी वनस्पति का एक ध्रुव राशि में मिला देने पर सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव राशि की ध्रुव राशि होती है। हाँ, तो बराबर, एक खंड मिली अपने निकाल लिया, आगे चलो, ये तो मैंने निकाल लिया ना। हाँ हाँ, ऊपर जो असंख्यात लोक प्रमाण वनस्पति का एक ध्रुव राशि का भागार कह आए हैं, उसमें एक मिलाकर जो प्रमाण हो उससे वनस्पति का एक ध्रुव राशि के गुणित करने पर बादर वनस्पति का एक ध्रुव राशि होती है। हाँ, तो वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अपन ने 100 को 20 से भाग दिया था, तो एक भाग एक किससे भाग थे, 20 भाग किए थे। 100 कितने के भाग किए थे, 20 भाग किए थे। तो 20 जो किया ना 20वां भाग, तो वो 100 में मिलाए तो 120 जो हो जाएगी वो बादल की हो जाएगी। 105 किसकी हो जाएगा, ध्रुव भागार किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म का, क्योंकि सूक्ष्म का भागार छोटा है और बादल का भागार बड़ा है। किसी भी संख्या को 105 से भाग दे या 120 से भाग दे तो कौन बड़ी आएगी, 120 से भाग देंगे तो कम संख्या आएगी, 105 से भाग देंगे तो ज्यादा संख्या आएगी। ये सिर्फ माना है मैंने अलग अलग, लेकिन आपको करना क्या है, वही एक ही को लेकर उसी संख्या को लेना है। मैं आप कहे थे पर बता देता हूं, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, आप चार्ट में देख के समझ सकते हैं कि उसको अगर असली में करना तो कैसे करेंगे। ये देखो ऐसे किया मैंने ध्रुव मान लिया, असंख्यात लोक का प्रमाण 9 माना, ध्रुव में 9 का भाग दिया प्लस ध्रुव आ गया, तो ध्रुव का समछेद किया तो ध्रुव प्लस 9 ध्रुव बराबर 9 बराबर 10 ध्रुव बटा 9, ये सूक्ष्म वनस्पति इकाई की जीव राशि वो ध्रुव भागार हो गया। 10 ध्रुव बटा 9 हो गया, ये हो गया सूक्ष्म वनस्पति इकाई का। अब इसका कितना होगा, 9 में 1 मिला है 10, 10 में 10 का गुणा, ध्रुव का गुणा किया तो 10 ध्रुव ये हो गया। ये बस, क्योंकि एक भाग बचा था तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भागार कौन छोटा है कौन बड़ा है, बादल का भागार कितना है 10 ध्रुव, सूक्ष्म का भागार कितना है 10 ध्रुव डिवाइडेड बाई 9। हमने क्या किया है, हमने वनस्पति इकाई की ध्रुव राशि को ध्रुव माना। हमें निकालना क्या है, सूक्ष्म राशि का ध्रुव राशि निकालनी है, बादल की निकालनी है। हमें बड़ा है, कौन बड़ा होगा, भागार जिसकी राशि छोटी होगी, बादल की छोटी होगी। हमारे उत्तर में कितना आया, 10 गुणा ध्रुव, ध्रुव राशि को 10 से गुणा करें, इतनी बड़ी राशि होगी तो वो बादल का भागार आया। और सूक्ष्म का कितना आया, उस 10 ध्रुव को 9 का भाग दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म से बादल कितने गुणे, 9 गुणे। अगर सूक्ष्म बादल 100 है तो सूक्ष्म 900 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। यहाँ अपनी उम्मीद क्या निकलेगा, हमें पता है कि सूक्ष्म बादल से बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है, यहाँ पर जो उदाहरण लेके बनाया
उसमें 9 गुना ज्यादा है। 9 गुना कैसे ज्यादा है? सूक्ष्म कितने 100 है और उसको कितने है, वो कितने 9 है। कैसे आया? सूक्ष्म का ध्रुव भागाहार है 10/9 ध्रुव, मतलब ध्रुव 10/9 और बादल का कितना है 10 ध्रुव है। तो बादल के भागाहार में 9 का भाग दिया, इतना छोटा है, मतलब इतना छोटा जो है सूक्ष्म का भागाहार है, मतलब सूक्ष्म की संख्या अधिक है। ये इसे करने का विधान है, ये करने का विधान है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, 256/13 को ध्रुव मान लिया है, असंख्यात का प्रमाण 9 माना है। जो यहाँ पर लिखा वनस्पति का असंख्यात 9 प्रमाण से भाजित करने पर मैंने ध्रुव को 9 से भाग दिया। फिर क्या किया, एक खंड जो आया, एक खंड ध्रुव/9 आया, उसको वनस्पति का ध्रुव राशि ध्रुव में मिलाया, इसको हल किया तो 10/ध्रुव/9 आ गया। बिल्कुल एक एक शब्द को पढ़ते गए और लिखते गए। वनस्पति की ध्रुव राशि को ध्रुव माना, असंख्यात लोक को 9 माना है, उसको खंडित किया, मतलब भाग किया। एक खंड कितना आया, ध्रुव/9 आया, उसको किससे दिया, वनस्पति का ध्रुव राशि ध्रुव में मिला दिया, मतलब जोड़ दिया। 9 को संक्षेप कर दिया तो ध्रुव प्लस 9 ध्रुव हो गया, तो उत्तर 9 ध्रुव प्लस 9 आ गया। ये हो गया सूक्ष्म वनस्पति इकाई की राशि, ये हो गया बादल वनस्पति इकाई की राशि 10 ध्रुव हो गई, क्योंकि 9 प्लस टोटल 10 है, तो ये बराबर हो गया। आप लिख लीजिए, इस चार्ट को रख लीजिए, ठीक है ना। कोई प्रिंट भी ले सकता है, मधु जी ने ले लिया होगा, प्रिंट लेके भी आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो सीधा है कि मान लो 100 राशि है, 20 को अपन ने माना तो 100 में 20 का भाग दिया तो 5 आया, तो 100 में 105 को मिला दिया। बस ये इतना ध्यान रख लेना। चलिए आगे चले। हाँ पढ़ो, आगे आगे पढ़ो। सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त जीव राशि से सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव राशि के भाजित करने पर वहां जो लब्ध आवे उसकी 2 प्रतिराशियां करके उनमें से एक प्रतिराशि के द्वारा सूक्ष्म वनस्पति का एक ध्रुव राशि के गुणित करने पर सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। हाँ आगे पढ़ लो। पुनः पृथक स्थापित पूर्वोक्त प्रतिराशि के संख्यात प्रमाण में से एक कम करके जो शेष रहे उससे सूक्ष्म वनस्पति का एक ध्रुव राशि के खंडित करके वहां जो एक खंड लब्ध आवे उसे उसी सूक्ष्म वनस्पति का एक ध्रुव राशि में मिला देने पर सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। बादर वनस्पति का एक पर्याप्त राशि के प्रमाण से बादर वनस्पति का एक पर्याप्त राशि के भाजित करने पर जो असंख्यात लोक लब्ध आवे उनकी 2 प्रतिराशियां करके उनमें से एक प्रतिराशि से बादर वनस्पति का एक ध्रुव राशि के गुणित करने पर बादर वनस्पति का एक पर्याप्त जीव राशि की ध्रुव राशि होती है। पुनः पृथक स्थापित प्रतिराशि में से एक कम करके जो शेष रहे उससे बादर वनस्पति का एक ध्रुव राशि को खंडित करके वहां जो एक खंड लब्ध आवे उसे उसी बादर वनस्पति का एक ध्रुव राशि में मिला देने पर बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। इसी प्रकार निगोच जीवों की भी ध्रुव राशि उत्पन्न कर लेना चाहिए। इतना विशेष है कि प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिकों के साथ 7 प्रक्षेप राशियां होती है। शेष विधि वनस्पति कायिक के कथन के समान है। हाँ, तो हमें एक तो है गणित और दूसरा है विधि। हमें विधि समझनी है। विधि समझने में इतना पहले, सबसे पहले हमें निकलना है कि जब मैं पहले क्या किया कि सामान्य वनस्पति इकाई की ध्रुव राशि निकाली। वो निकालने की विधि का फार्मूला सबको आ गया है। अ प्लस ब वर्ग का जो फार्मूला था उससे निकाला, और नहीं याद रहे तो 256 समस्त जीव राशि के वर्ग को 13 निकाला, उससे जो है अपनी आ गई समस्त जीव राशि की वो आ गई, वनस्पति इकाई की ध्रुव राशि आ गई। अब हमें बाकी संख्या की निकालनी है, तो वो ध्रुव राशियां जो है अलग अलग होगी। वो अलग अलग होगी तो किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी? कि एक बात है कि सामान्य से तो सबकी ज्यादा ही होगी, जितनी सामान्य की है उससे सब ज्यादा है, क्योंकि
जब हमने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन में है, तो अगर अलग अलग करें कि कितने जैनी हैं, कितने अग्रवाल हैं, कितने अजैनी हैं, कितने अलग अलग जाति के करें, तो सबकी संख्या टोटल इंडिया की पॉपुलेशन से कम होगी। तो टोटल वनस्पति काय से सबकी संख्या तो कम है, इसलिए सबके भागाहार अधिक ही होंगे। ये बात हो गई। अब हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू की संख्या अधिक होने से भागाहार छोटा होगा। जैनी कम है, तो जैनी की संख्या कम होने से भागाहार कम होगा। पृथ्वी जी, किसका भागाहार बड़ा होगा, किसका भागाहार छोटा होगा? अब हमें यहाँ पर क्या सोचना है कि पहले सोचना है बादर और सूक्ष्म वनस्पति काय। दो प्रकार के होते हैं, बादर वनस्पति और सूक्ष्म वनस्पति। हमें पता है कि वनस्पति काय में अगर अपन देखें, वनस्पति काय में देखें तो क्या होता है, संख्या हमेशा बादरों की कम है और सूक्ष्म की अधिक है। लेकिन सूक्ष्म में पर्याप्त अपर्याप्त का भेद करें और बादर में अपर्याप्त का पर्याप्त करें तो अनुपात अलग अलग है। बादर में पर्याप्तों की संख्या कम है, अपर्याप्तों की अधिक है। सूक्ष्म में पर्याप्तों की संख्या अधिक है और कम है, तो भागाहार उसी से कम ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम पूछे कि सूक्ष्म पर्याप्त में पर्याप्त का भागाहार ज्यादा होगा कि अपर्याप्त का भागाहार ज्यादा होगा? सूक्ष्म में अपर्याप्त का भागाहार बड़ा होगा, क्योंकि अपर्याप्त की संख्या कम है। अब हम पूछे बादर में पर्याप्त का भागाहार ज्यादा होगा कि अपर्याप्त का भागाहार ज्यादा होगा? बादरों में पर्याप्त का ज्यादा होगा। पर्याप्त का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भागाहार ज्यादा है तो बादलों की संख्या कम होगी। बस मुद्दा जी इतना ही पता लगाना है। अब उसको निकालने का तरीका क्या है कि जो राशि है उसके असंख्यात खंड की है। जैसे 100 राशि है तो उसके असंख्यात खंड के, तो मान लिया असंख्यात मान लिया 20, तो 20 को 100 से भाग दिया तो कितने आ गए? 5 आ गए, और उसको मिला जाए तो 105 आ गए। अब वो बोले संख्यात खंड करना है तो आपको 100 में 2 का भाग देना पड़ेगा। मान लो संख्या 2 है तो 50 आएगा, तो 100 में 50 मिला देंगे तो 150 आ जाएगा। बस यही तरीका उन्होंने कर 9 राशियों को निकालने का यहाँ पर विधान बताया। चलिए आगे और खुलासा आएगा। चलिए सूत्र नंबर 98 पढ़ेंगे। अशोका जी पढ़ो। अशोका जी। तस्काये पज्जत एसु मिच्छा इट्ठी दव प्रमाणेन केवड़िया असंख्यजा। हाँ, इस सूत्र का बिना पढ़े हुए अर्थ करना है। कौन करेगा? उषा दोषी करो। पहला शब्द क्या? तस्काइया। क्या है पहला शब्द? क्या है? तस्काइया। बोलो क्या बोलेंगे, इसका अर्थ क्या करेंगे? टीका लिखिए। तस्काइया। हाँ, मतलब यहाँ पर स्थावर काय की बात नहीं है, काय की बात है ना। तस पहला शब्द क्या है? तस्काइया। इसकी टीका में क्या लिखेंगे मुग्धा जी कि यहाँ पर स्थावर काय की बात नहीं है ना। ये बात कर दिया, इतने लिखेंगे। और कुछ लिखे और कुछ लिखेंगे? यहाँ पृथ्वी काय की बात नहीं है, यहाँ जल काय की बात नहीं है, यहाँ अग्नि काय की बात नहीं है, यहाँ वायु काय की बात नहीं है, यहाँ वनस्पति काय की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। और क्या लिखेंगे? और यहाँ पे पर्याप्त की बात है। तस्काय पर्याप्त पज्जता। अभी वो आगे बात करेंगे। अकाय के लिखेंगे। अकाय किसने बोला? बहुत अच्छा। अकाय यहाँ पर तस्काय लिखा। हाँ, तो सबसे सही उत्तर क्या है कि यहाँ पर न तो अकाय की बात है यानी सिद्ध भगवान की बात है, और न यहाँ पर स्थावर काय की बात। ये पहले शब्द का अर्थ हो गया तस्काइया। दूसरा बोल क्या है इसका? तस्काय पज्जतेषु। तस्काय पर्याप्त। यहाँ पर अपर्याप्त की बात नहीं है। कौन सी अपर्याप्त की बात नहीं है? कि यहाँ पर लब्धि अपर्याप्त की बात नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। निवृत्ति पर्याप्त को लिया है पूरा, हर जगह पूरा धवला में अर्थ करते समय पर्याप्त में निवृत्ति पर्याप्त को लिया है। और उसका कारण क्या बताया था कि वही तो पर्याप्त होने वाले हैं। जो माँ के पेट में अपर्याप्त है वही तो पर्याप्त होने वाले हैं, तो संख्या तो वही रहेगी। ऐसा तो नहीं कि पहले जब तक पेट में था तब तक 1 था और पर्याप्त हुआ तो 2 हो गया, ऐसा तो नहीं, संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना।
उसका बच्चे का आंख नाक कान बड़े होंगे, लेकिन बच्चे की संख्या बढ़ेगी क्या प्रीति जी? जैसे बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जब तक बाहर निकलेगा तो संख्या बढ़ेगी कि उसका बच्चा बड़ा होगा? बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा होगा। होगा। बच्चा बड़ा होगा। बच्चा पहले से 2 है तो 2 ही रहेंगे, 1 है तो 1 रहेंगे, है ना। सांप है तो उसके 40-50 हजार होंगे, है ना। गाय के भी 2-3 हो सकते हैं शायद। गाय के भी 2-3 होते हैं कि एक साथ? नहीं, गाय के एक ही होता है। नहीं, एक ही होता है। गाय का एक। किसके होते हैं कभी नहीं 2-3? सुना। शेर के तो होते हैं। पिग के होते हैं। कुत्ते के, बिल्ली, कुत्ते बिल्लियों के होते हैं। कुत्ते बिल्ली कुत्ते बिल्ली और सांप के तो बहुत होते हैं, और कुछ बच्चों को तो खुद खा जाती है वो। पिग इसकी के भूख लगती है उसको। है किसके होते हैं? पिग सुअर सुअर। मतलब शेर तो के अपने होते हैं। यहाँ, हाँ अपने यहाँ तो मनुष्य में ट्वीन को तो अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर तो देखेंगे जिनके ट्वीन होते हो तो सुअर, सांप और ऐसे तीन जाति में। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब पर्याप्त से बोला है तो लब्धि अपर्याप्त पर्याप्त की बात को नहीं है यहाँ पर। तो लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त में क्या अंतर है उषा जोशी? जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो लब्ध अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्त, बहुत और बढ़िया। जिसके नाम आगे कर्म का उदय है वो निवृत्त पर्याप्त है। चलो मिथ्या इति कहने से यहाँ पर गुणस्थान की बात नहीं है। 2 बोलो गुणस्थान मुमताज। से 14 गुणस्थान को नहीं लिया, मिथ्या दृष्टि बहुत को ही बढ़िया। लिया। द्रव्य अच्छा, प्रमाण आगे। करने से बाकी जो कितने? अन्य प्रमाण है वो नहीं लिया, खाली द्रव्य हाँ। प्रमाण ही लिया। बहुत बढ़िया। केवड़िया कहने से कितने हैं, कितनी संख्या है? द्रव्य प्रमाण इन केवड़िया कितनी संख्या? फिर असंख्य जा असंख्य, मतलब असंख्यात है। असंख्य। असंख्य कहकर अनंत और संख्या निर्वाण कर किया। दिया। चलो, आगे बढ़ो। निरावरण क्या? चलिए हिंदी में पढ़िए मुग्धा जी। त्रस्काई पढ़िए मुग्धा जी। त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्तों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है। संख्यात है। इस सूत्र का आगे। अर्थ कई बार कह चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहते हैं। सूत्र में असंख्यात है, इस सामान्य वचन के देने से 9 ही प्रकार के असंख्यातों के ग्रहण के प्राप्त होने पर अविवक्षित असंख्यातों का अपनयन करके विवक्षित संख्यात के प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। काल आचार्य ने पहले बोल दिया, कई बार इसका अर्थ कर चुके हैं, है ना। तो आज हमने विल्सन कर लिया। आचार्य आचार्य को ने कर लिया था, हमने अभी कर लिया। हाँ, आज विल्सन आचार्य को कुछ थोड़ा गुस्सा आया है क्या? नहीं, अपने को करने के लिए बोला। अपन ने कई बार बोलते हैं, मैंने बोला मैंने कई बार आपको बता दिया, ऐसा बोला है? नहीं, अपनी बुद्धि पे विश्वास किया उन्होंने कि ये जान लो, मैंने तो बहुत बार बोला है। हाँ, अपनी बुद्धि पर विचार किया कि मतलब मेरे शिष्य भी काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब ध्रुव राशि निकाल लेते हैं फटाफट, है ना। इसलिए क्या कहेगा, प्रीति ने अच्छा निकाला। प्रीति ने बोला अच्छा, बोला आचार्य की करुणा का किया है कि उन्होंने अपने ऊपर जो देखा कि अब जो है शिष्य प्रतिबोध हो चुका है। अब बता दे आगे का, पढ़िए आगे पढ़िए। असंख्यज्या संख्यज्या ही औसप्पिणी उत्सप्पिणी ही अवहिरंती कालेन। काल की अपेक्षा त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। इस सूत्र का भी अर्थ अनेक बार कहा जा चुका है, इसलिए नहीं कहते हैं। वह असंख्यात अनेक प्रकार का है, इसलिए उसके विशेष के प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक मिनट, अभी अब आचार्य विल्सन की क्या शैली हो गई है? पहले तो कहते थे सुगम है सुगम है सुगम है, अब क्या कह रहे हैं? अनेक बार कह चुके। हाँ, अब तुम समझ लो। समझ लो। अब तुम इसका मतलब क्या है कि अपनी तीसरी पुस्तक अब बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे थे उर्मिला जी? इस सूत्र का अर्थ सुगम है सुगम है सुगम है। अब क्या कह रहे हैं? अनेक बार कह चुके हैं, अनेक बार कह चुके हैं। अब आगे क्या कहेंगे? अब मैं नहीं कहूंगा, आप ही जान लेना, आप ही बताना, है ना। चलो अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। क्षेत्र के सूत्र पढ़ लीजिए। क्रमांक 100 क्षेत्रेण
तसकाय्य पज्जत्त एषु मिच्छा इट्ठिः पदरमव हिरदि अंगुलस्य असंख्येज्यदि भाग वग्ग पडिभागेन अंगुलस्य संख्येज्यदि भाग वग्ग पडिभागेन क्षेत्र की अपेक्षा त्रसकायिकों में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से और त्रसकायिक पर्याप्तों में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा सूच्यंगुल के संख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपरुत होता है। हाँ, देखो यहाँ पर भी वही है, जगत प्रतर का भागार है, मतलब जगत प्रतर का असंख्यात भाग है। भागार मतलब अवार काल कितना है कि वो सचुंगुल का असंख्यात भाग का वर्ग है, सचुंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग है। हाँ चलिए, और कौन पढ़ेगा इसको? पढ़िए, ये पढ़ेंगे क्या उषा जी केकरा से? हाँ इस सूत्र से जगत प्रतर और जगत श्रेणी से ऊपर और नीचे के सभी विकल्प अपनीत होते हैं। अंगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से इस वचन से भी जगत प्रतर के अंतर्भूत शेष विकल्प प्रतिषिद्ध हो जाते हैं। विकल्प अपनीत होते हैं और यहाँ विकल्प प्रतिषिद्ध हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? हाँ पहले आप बताइए मुझे, पहले मैं पूछूंगा। जगत प्रतर के और जगत श्रेणी के ऊपर नीचे, इसका क्या अर्थ हुआ? जगत श्रेणी से ऊपर तो जगत प्रतर हुआ और जगत प्रतर से ऊपर घनलोक हुआ, तो उसके ऊपर नीचे के सभी विकल्प अपनीत होते हैं, सब आ जाते हैं इसमें। देखो सब यहाँ पर लिखा है कि विकल्प अपनीत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव राशि है, त्रसकायिक जीव की जो राशि है, जगत श्रेणी के ऊपर मतलब जगत श्रेणी से नीचे नहीं है, वो राशि कितनी जगत श्रेणी से भी अधिक है और जगत प्रतर के नीचे है। ये बात बताया उन्होंने। मतलब कोई पूछे त्रसकायिक जीव राशि कितनी है, कि जितनी जगत प्रतर की संख्या उससे तो कम है और जगत श्रेणी की संख्या से अधिक है। बस इतनी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। अपनीत होता, अपरत होना मतलब उससे कम और ज्यादा की बात जो है यहाँ पर आ रही है। देखो विकल्प अपनीत होते हैं मतलब क्या है कि ना उससे अधिक है और ना कम है, मतलब जगत श्रेणी से कम नहीं है और जगत प्रतर से ऊपर नहीं है। इसका मतलब हुआ अपनीत, अपनयन, विकल्प का अपनीत मतलब विकल्प ही नष्ट हो जाते हैं। क्या कौन सा विकल्प नष्ट हो जाता है? कि क्या त्रसकायिक जीवों की संख्या जगत श्रेणी से कम है? तो क्या नहीं, मतलब विकल्प विलीन हो गया, लय हो गया। जगत प्रतर से अधिक है कि नहीं हो गया। अब कैसे निकला कि अंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से भागार कितना है कि जगत प्रतर को किस विशिष्ट संख्या से भाग देना, वह संख्या कौन सी है? अंगुल का असंख्यात भाग। क्या अंगुल का असंख्यात भाग लेना? नहीं, उसका भी वर्ग करना। अंगुल का असंख्यात भाग को वर्ग करके जो संख्या मिले उसको जगत प्रतर से भाग देने पर हमें त्रसकायिक जीव का प्रमाण आता है। इस वचन से भी जगत प्रतर के अंतर्भूत शेष विकल्प का प्रतिबिंब हो जाता है। क्या मतलब है कि जगत श्रेणी को कौन से असंख्या से भाग देना, पल्ले के असंख्या से भाग देना या किससे देना, वह विकल्प भी नष्ट हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। जगत प्रतर कृतयुग्म संख्या रूप और वर्ग समुत्थित है, वर्ग समुत्थित है। पत्रांगल भी कृतयुग्म संख्या रूप है और वर्ग समुत्थित है। उसी प्रकार उनके स्थापित भागार भी वर्ग समुत्थित है और कृतयुग्म रूप है। इसका ज्ञान कराने के लिए अंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग यह वचन दिया है, अन्यथा उसकी कोई सफलता नहीं पाई जाती है। आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर ये जो संख्या है, कौन दो संख्या है, एक जो है भागाहार है और एक जो वो क्या है, वो कौन सी संख्या है? तो क्या भागाहार तो आपने बताया सचुंगुल का असंख्यात भाग। आचार्य कहते हैं कि सचुंगुल का असंख्यात भाग भी वर्ग रूप संख्या है। क्या मतलब वो वर्ग रूप संख्या प्रीति जी? मतलब वो वर्ग धारा में उसका स्थान आएगा। कई संख्या होती है जो वर्ग रूप संख्या नहीं होती है, जैसे द्विरूप वर्ग धारा में 64 नहीं आता है। 64 सम संख्या है, 64 में 4 का भाग जा सकता है। जिस संख्या में 4 का भाग जाए उसको कहते हैं युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। कृतयुग्म, पूरा भाग चला गया उसमें।
है ना, बादल युग्म और कृत युग्म, पूरा भाग चला जाए तो कृत युग्म, दो शेष रहे तो बादल युग्म, ठीक है ना। ये विधान में भी समझाया था, विधान की पूजा में देखना आपने, सब प्ररूपणा विधान में कृत युग्म, बादल युग्म, ये सब परिपूर्ण आ चुकी है, ओज प्ररूपणा। तो युग्म मतलब क्या, जिस संख्या को 2 से भाग दिया जा सके, इवन नंबर, जैसे 4, 16, 8 सबको 2 से, लेकिन अंतर क्या है, 14 को 2 से भाग तो दे सकते हैं, लेकिन भाग देने पर 2 शेष रहेगा, और 12 को भी 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन 3 बार पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर कृतयुग्म है या नहीं है, और कौन सा कृतयुग्म है, उसका निकालने का तरीका क्या है, उस संख्या को 4 से भाग देना। जैसे मेरे पास में संख्या है 14 और 16, क्या लिया, 16 और 14, दोनों में 4 का भाग जाता है, लेकिन क्या अंतर है, 16 में पूरा भाग चला जाएगा, 0 शेष रहेगा, तो उसको कहेंगे कृतयुग्म, और 14 में 3 बार भाग जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो उसको बोलेंगे बादल युग्म। यहाँ जो बता रहे हैं कि ये संख्या कौन सी है, कृतयुग्म संख्या, कौन सी है, कृतयुग्म संख्या। ये बात मनुष्य गति की मार्गणा में भी आई थी, वहां पर बताया था मनुष्य जो है कलियोज है, तेजोज है, ये बात वहां पर आई थी, अब पढ़ना उसको। अभी बात चल रही कृतयुग्म की। राशि 2 प्रकार की होती है, तेजोज और कृतयुग्म। किसको कहते हैं, जिसमें 4 का भाग जा सके, है ना, उसको तो कहते हैं कृति संख्या, ठीक है ना। इसको बात बताए, लेकिन 15 में 4 का भाग नहीं जाता, क्यों, 15 में 4 का भाग देंगे कितना रहेगा, 3 शेष रहेगा, तो जिसमें 3 शेष रहे, 5 शेष रहे, वो संख्या ओज हो जाएगी। अपन एक साथ लिखे, 13, 14, 15 और 16 लिख लो आप, 13, 14, 15 और 16, और सब में 4 का भाग दे दो। ये उदाहरण याद रखोगे ना, ये संख्या बार बार याद है, 13, 14, 15, 16, 4 में अब 4 का भाग देंगे, 13 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 14 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, 15 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 16 में भाग देंगे तो 0 बचेगा। अब क्या हुआ, 14 और 16 इसको तो बोलना युग्म, ठीक है ना, और जिसमें जो 13 और 15 उसको बोलना आपको तेज, ठीक है ना, ये बात बता देगा। तो यहाँ पर जो संख्या आई है, सामान्य ज्ञान क्या हो गया, तेज राशि किसे कहते हैं और कृतयुग्म राशि किसे कहते हैं। उदाहरण क्या बताया मैंने, 13, 14, 15 और 16, 13 और 15 को कहेंगे तेज राशि, क्योंकि इस पर बचते कौन से है, विषम संख्या बचती है, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, तो वो तेज राशि में आएंगे, 2 बचे, कुछ भी नहीं बचा, तो वो आएंगे कृतयुग्म संख्या में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य क्या बोलते हैं कि ये जो भागाहार है वह कृतयुग्म है, और इसका वर्ग भी कृतयुग्म है। वर्ग कैसे हुआ, 2 आवली का संख्यात भाग का वर्ग करेंगे तो वह भी कृतयुग्म है, मतलब उस धारा में आती है, किस धारा में आती है, वर्ग धारा में आती है। 64 की संख्या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है, जबकि 64 जो है किसके अर्धछेद है, पनट्टी के 16 है, बादाल के 32 है, 31 के 64 अर्धछेद है। तो 64 संख्या 2 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, लेकिन वो संख्या वो मैं द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती वो, ठीक है ना, मैं घन धारा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो वर्ग कुछ संख्या होती है। तो हाँ, ये बात आ चुकी है। देखिए, मैं बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ और आप लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। चलिए, तो इतनी बात है, दोनों संख्या करते हुए अपना समय भी हो चुका है, एक लाइन पढ़कर समाप्त करना है। यहाँ पर प्रतरांगुल के संख्या से भाग से और प्रतरांगुल के संख्या से भाग से जगत पदार्थ को भाजित करने पर यथा क्रम से त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त जीव होते हैं, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। इस प्रकार द्रव्य प्रमाण अनुगम के आज 100 सूत्रों का अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ है। कल इसकी विशेष चर्चा और कर आगे 101 सूत्र से विषय को बढ़ाएंगे। चलिए, समय हो चुका अपना, प्रीति जी। हाँ, जिनवाणी स्तुति के लिए कौन तैयार है?
उस दिन किरण अंकल ने कैसे झट से बोला था कि मैं बोलूंगा, ऐसे कोई रोज बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं? बोलिए, हाँ बोलिए। जिस तम को ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती, तू है स्वच्छ ज्योति दाता। उत्तम अनुपम ज्योतिर्मय तू, तेरे बिन सब अंधा लोक। नमो तू ही सब सिद्धि प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो, तुझसे सब मिट जाता सो। निज निधि निज में बताई, किया परम उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नो बाल नमो कर्म, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम, नमो रिंकानम, नमो सिद्धानम, नमो आज्ञानम, नमो वज्रानम, नमो लोहिशानम। बोलिए द्वार सांगमाई जिनवानी माता की जय हो, सिद्धांत शास्त्र की जय हो। कल कौन बोलना चाहेगा जिनवाणी स्तुति? प्रीति जी, ये कक्षा क्लास आनी चाहिए रोज, यूट्यूब पे आती नहीं है। बोलती हूँ मैं, वो मिल नहीं रहा फोन पे, बोलती हूँ। कौन बोलेगा? ये तो रोज 7 ही 7 डाल दो, बहुत अच्छा रहता है, रिवीजन हो ठीक जाता है, है। अशोका आंटी तैयार है। जय जिनेन्द्र। चलो, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को, सभी को जय जिनेन्द्र। जी की नाथ नाथ सब चलो बंद कर दो।